नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी का सिलेबस हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना चल रहा है और इस चैप्टर के लगभग 13 वीडियो, 13 ही है शायद, आज 14 नंबर वीडियो आपके सामने आने वाला है। यानी तो 13 जो क्लासें हैं वो आप लोगों को मिल चुकी होंगी और इसमें हम लोगों ने बेसिकली छोटी मोटी सारी बातें मतलब जीरो से स्टार्ट करके हमने कंटिन्यू स्टार्ट किया है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कंटिन्यू वीडियो देखें, लगातार वीडियो देखें। लगातार देखना, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया, एक देख लिया, फिर जब मन में आया तब हमने एक वीडियो देख लिया, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आप वहाँ से कंटिन्यू पढ़ोगे, फिर थोड़ा सा घर पे रीडिंग लगाओगे, तब आराम से सारा मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और साथ साथ एक काम ज़रूर कर लेना आप लोगों को कि साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाने बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल नोट्स वगैरह की जो पीडीएफ वगैरह है वो अपने नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो अभी नया लगा है ना, तो इस वजह से आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैं थ्योरी बोर्ड पर लिखता हूँ, वो ध्यान रखें। कुछ थ्योरिकल पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझकर आप आराम से नोट्स बना सकते हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम से संबंधित सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी जो आपके सिलेबस में है। फिर भी आपको इतना काम करना है कि कुछ चीज़ें जैसे एग्जाम्पल्स रह जाते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल पर आपको काम करना है। बहुत ही सिंपल है, साधारण एग्जाम्पल है, आराम से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा उनके अंदर, क्योंकि साधारण रूप से आपको सूत्र काम में लेना है। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट क्लास में कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था। देखो सदिश रूप के अंदर मैं एक बात बताऊं, इसको मैं डिटेल से भी बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, जैसे दो चार्ज थे, सदिश रूप में कूलाम नियम पढ़ते तो आपने ये लिखा था एफ वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये चीज़ आपने यहाँ से कल की या लास्ट की क्लास में आपने पढ़ी थी। इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने कहा था, जब भी वेक्टर फॉर्म आ जाए तो इसी प्रकार आपको रिप्रेजेंट करना है। कोई भी फॉर्मूला हो, अगर इसमें से कोई सदिश राशि होती है तो उस पर वेक्टर का चिन्ह लगा दो, और अगर सदिश नहीं है तो उसकी जगह एक एकांक सदिश लगाया जाता है, क्योंकि एकांक सदिश लगाने से जो सूत्र है वो सदिश में कन्वर्ट हो जाता है, सदिश रूप में बदल जाता है, और हमारे जो मेन फॉर्मूला यानी जो कूलाम का नियम है उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से ये चीज़ यहाँ हमने ऐसे नोट की है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, माध्यम का फ़र्क पड़ेगा। ये बात मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल से आपको बता दी है कि माध्यम बदल दिया जाए दोनों आवेशों के बीच में तो निश्चित ही इस चीज़ पे फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, माध्यम बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा और माध्यम से बल कमज़ोर हो जाएगा। कितना कमज़ोर हो जाता है वो हमने एक नियतांक कह दो, एक प्रकार से पैरा विद्युतांक शब्द पढ़ा था, अपेक्षित विद्युतशीलता, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, उसके बारे में पढ़ी है। ठीक है, अब देखो आपकी किताब के अंदर है ना, इसी टॉपिक का एक नया रूप, इस चीज़ यही है लेकिन इसी को थोड़ा सा समझा रखा है डिटेल से कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण समझाइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, बाकी समझने वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें मतलब गहराई वाली बात नहीं है। तो आपको ये मिल सकता है कूलाम नियम का सदिश निरूपण कह दो, या कूलाम नियम का सदिश रूप कह दो, या निरूपण कह दो, निरूपण कह देते हैं। ठीक है, या ऐसा पूछ लिया जाए कूलाम नियम को सदिश रूप में समझाइए, तो आपको ये पॉइंट्स बताने हैं। नॉर्मल पूछे तो हम लिख सकते हैं। चलिए, ये समझाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्रेम लेते हैं। ये फ्रेम है जिसमें आप इसको XX बोलते हो, ये YX कहलाता है। ये वैसे 2D फ्रेम है, यानी द्विविमीय निर्देश तंत्र ये कहलाता है। और अभी बड़ी क्लासों में हम त्रिविमीय में भी पढ़ते हैं, X Y Z सब जानते हो इसके बारे में। तीनों जो निर्देश जो अक्ष होती हैं ये परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है,
चलिए, ये इसका होता है मूल बिंदु कहलाता है, तीनों अक्षों का कटान बिंदु जिसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। मान लो यहाँ पर हमारा एक निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र क्या होता है? किसी भी कण की, किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए एक फ्रेम ये तैयार की जाती है, ये निर्देश तंत्र कहलाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई कण है तो कहाँ स्थित है, ठीक है, इसलिए हमने निर्देश तंत्र लिया। चलो मान लेते हैं इस निर्देश तंत्र के अपने पास यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q1। ये मेरे पास एक चार्ज है निर्देश तंत्र में जिसका नाम क्या है? Q1, ठीक है। और ये जो निर्देश तंत्र है इसका ये जो स्थिति सदिश है वो मैं कह देता हूँ R1 वेक्टर है। अब ये बातें आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ी होगी कि सर स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश किसी भी कण की निर्देश तंत्र में स्थिति को बताने के लिए जो सदिश होता है उसको हम स्थिति सदिश कहते हैं, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र से या कह दो मूल बिंदु से उस कण की ओर होती है, यानी O से Q1 की ओर, ठीक है। ये अपना चार्ज हो गया पहला, निर्देश तंत्र में ये चार्ज है जिसका स्थिति सदिश कितना है? R1 है। ये आप लैंग्वेज बना सकते हो कि Q1 आवेश जिसका स्थिति सदिश R1 है, और यहाँ पर एक दूसरा आवेश और लेता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा Q2। क्या रखा मैंने इसका नाम? Q2 नाम रखा। और इस Q2 आवेश का जो स्थिति सदिश है वो मैं कह देता हूँ R2 वेक्टर है। क्या है? R2 वेक्टर। क्लियर है? ये मैंने दो चार्ज ले लिए, Q1 और Q2, दोनों कुछ दूरी पर नजर आ रहे हैं आपको बिल्कुल। पहले आवेश का ये स्थिति सदिश कहलाता है R1, दूसरे आवेश का ये स्थिति सदिश कहलाता है R2। अब बात करता हूँ इन दोनों के बीच की। ये इन दोनों के बीच की दूरी होती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन वेक्टर की बात चल रही है तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को भी एक सदिश से दर्शा सकते हैं, और उस सदिश को कहते हैं एक प्रकार से विस्थापन सदिश कहते हैं। फिलहाल चलो मान लेते हो मैं इस सदिश को नाम दे रहा हूँ Q1 से Q2 की ओर दर्शा रहा हूँ। ये सदिश क्या दर्शा रहा हूँ मैं? 1 से 2 की ओर, इसलिए इसको नाम दे देता हूँ R12। क्या नाम दे दिया इस वेक्टर को? 1 से 2 की ओर है इसलिए इस वेक्टर को नाम दे दिया R12 वेक्टर, ठीक है। वैसे ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर इन दोनों के बीच का वेक्टर है, इसलिए इस वेक्टर को विस्थापन सदिश कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, वैसे तो ये इन दोनों के बीच की दूरी को बता रहा है, क्योंकि मैंने जब सदिश वाला मैटर आपको बेसिक क्लासों में समझाया था तब मैंने आपको एक बात कही थी कि सदिश को एक रेखाखंड से दर्शाते हैं, और जो उस रेखाखंड की लंबाई होती है वो उस सदिश के परिमाण के बराबर होती है। अब इस रेखाखंड की लंबाई ये है तो इसके परिमाण के बराबर हम कहेंगे। अब ये जो बीच वाला डॉट 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 मैंने लाइन बनाई है, इसको डॉट डॉट क्यों बनाया है उसका भी रीजन बताऊंगा, ठीक है। ये जो लाइन बनाई है, ये जो लाइन है ये एक वेक्टर को प्रदर्शित कर रही है, और इस लाइन की जो लंबाई है वो इस वेक्टर के परिमाण को बताएगी, ठीक है। या ऐसा कह दो इनके बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रही है, तो बीच की दूरी इस सदिश के परिमाण के इक्वल होगी। अब बात आती है कि सर इसको डॉट डॉट क्यों लिखा है। वैसे कई किताबों में ये चीज़ लिखी भी नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल अगर हम इस चीज़ को याद रखें तो एक अच्छा रहता है थोड़ा सा बताने की दृष्टि से, कि मैंने ये जो स्थिति सदिश बनाया है ये 1 से 2 की ओर बनाया है, 1 से 2 की ओर बनाया, इसलिए इसको नाम दिया है R12, ठीक है। अगर कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर इसको Q2 से 1 की ओर नहीं बना सकते क्या? मैं कहूँगा बना सकते हो। अगर इसको 2 से 1 की ओर बनाते तो ये तीर का चिन्ह लग जाता ऊपर की ओर, और यहाँ जाता R21 वेक्टर। समझ गए बात मेरी? इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट से बनाया। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो मैंने बीच में खींची है ये परमानेंट नहीं है, इसको 1-2 भी लिख सकते हो और 2-1 भी लिख सकते हो। जब ऐसी कंडीशन आती है ना कि ये भी लिख सकते हैं ये भी कर सकते हैं, उसके लिए इस प्रकार की कंडीशन बनाई जाती है डॉट डॉट। मतलब कहने का अर्थ है इसको आप बदल भी सकते हो, ठीक है। यहां मैंने डॉट डॉट नहीं बनाया, इसका मतलब ये परमानेंट है। समझ में आ गई बात मेरी? फिलहाल मैंने इसको क्या बनाया? 1 2, इसका मतलब 1 से 2 की ओर, और 2 1 बनाओ तो 2 से 1 की ओर ऊपर की ओर आप डायरेक्शन बना सकते हो। तो थ्योरी क्या लिखोगे? माना एक आवेश Q1 जिसका स्थिति सदिश R1, दूसरा आवेश Q2 जिसका स्थिति सदिश क्या है? R2 है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, इस लैंग्वेज को आप नोट कर सकते हो। यहां पर माना निर्देश तंत्र में कोई दो आवेश, कौन कौन से? Q1 तथा Q2 स्थित है। अब देखो स्थित है, स्थिर आवेश है,
जिनके स्थिति सदिश, अब नोट्स बना लेना साथ साथ, ठीक है। स्थिति सदिश क्रमशः क्या बनाए बोलो, पहले चार्ज का स्थिति सदिश R1 और दूसरे चार्ज का स्थिति सदिश R2 है, ठीक है। तथा Q1 से Q2 की ओर जो सदिश है, Q1 से Q2 की ओर जो सदिश है उसका नाम होगा R12। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं इसलिए लिखा देता हूँ। Q2 से अगर Q1 की ओर लिखते हो, Q2 से Q1 की ओर सदिश है वो होगा R21 सदिश होगा, ठीक है। अब यहां बात ये ध्यान रखनी है क्या, कि R12 हो या R21 हो, इनकी डायरेक्शन की बात करें तो R12 की दिशा तो है Q1 से Q2 की ओर और R21 की दिशा है Q2 से Q1 की ओर, ठीक है। इस प्रकार डायरेक्शन होगी है। लेकिन दिशा के मामले में तो भले ही ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन वैल्यू के मामले में मैं इनको बराबर कहूँगा। कहने का अर्थ है यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर ये दोनों बराबर एक ही शर्त पर है। अभी देखो फिलहाल यहाँ पर डायरेक्शन की बात चल रही है, इसलिए मैं यहाँ माइनस का चिन्ह लगाऊंगा कि सर अभी आपने इसको यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब ये R12 और R21 है तो एक ही चीज़, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो एक तो ऐसे है और एक ऊपर की ओर है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाओ क्योंकि सदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह दिशा को बताता है। तथा एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर बात कर ली जाए इनके परिमाण की, ये बात ध्यान रख लेना, अगर इनके परिमाण की बात की जाए यानी इनका मापांक ले लिया जाए तो परिमाण में क्या होता है, परिमाण में मोड लिया जाता है, मॉडुलस हम लगाते हैं दोनों तरफ। तो मॉडुलस की विशेषता क्या होती है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि सारी संख्याओं को धनात्मक बना देता है। नंबर 2 बात, जब मापांक या सदिश का ले रहे हो तो सदिशों के मापांक की एक प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि सदिश में दिशा हट जाती है, तो इनकी दिशाएं हटा दो, दिशा हटा दोगे तो इसका मतलब सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, सदिश में दिशा हटा दी जाए तो सिर्फ वैल्यू बचती है। और वैल्यू के संबंध में अगर देखें यानी परिमाण अगर देखें तो बीच की दूरी चाहे ये यहाँ से इस तरफ माप लो चाहे यहाँ से इस तरफ माप लो, एक ही बात आनी है क्योंकि हम यहाँ पर दिशा की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए आपको नॉलेज के लिए बताई है, बाकी आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। और ये सारी बातें हम शुरुआत में सदिश के संबंध में पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है हल्का सा, क्योंकि शुरुआत वाले जो वीडियो जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से तैयार कर लिए वो बातें यहाँ से बेसिक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब एक बात करो, हाँ छोड़ो ये बात तो नॉर्मल है, अब हम चर्चा करते हैं हमारे बल के बारे में, ठीक है। बल के बारे में चर्चा करें, दो आवेश हैं कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी 1 2 कह दो या 2 1 कह दो, डायरेक्शन के मामले में थोड़ी सी अब ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन वैल्यू इक्वल है। अब बात करते हैं, एक बात बताओ, दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, सर बल लगाएंगे। तो बल लगाएंगे तो उन बल की चर्चा कर रहा हूं, तो मैं यहां कह रहा हूं कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल, पहले मैं क्या पढ़ रहा हूं कि सर पहला आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, मतलब किस पे लग रहा है, Q2 पर, किसके कारण, Q1 के कारण। उस बल को नाम दूंगा बेटा मैं F21, ठीक है। क्या नाम दूं उसको, F21 नाम दूंगा। चलो वेक्टर में बाद में लगाऊंगा, पहले समझो आप इसको। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग है कि 2 पर Q2 यानी दूसरे चार्ज पर Q2 2 पर 1 के कारण, इसका मतलब होगा 2 पर 1 के कारण बल लग रहा है, उस बल की कैलकुलेशन वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज Q1 Q2
अब बीच की दूरी आती है आर स्क्वायर। क्या आती है बीच की दूरी? आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखो R21। क्या लिखोगे? R21। अभी आप कह रहे हो कि सर अब R21 आपने लिख दिया, अब R21 यहाँ क्या चीज़ लिखी है? R21 बीच की दूरी है और उसका करते हैं हम स्क्वायर। करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका क्या करते हैं? स्क्वायर, क्योंकि एक जैसी कंडीशन आएगी, यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर भी 2 1 आएगा। अब सर आप इसका स्क्वायर करते हो, तो मैंने एक बात आपको बता देनी है कि यहाँ पर स्क्वायर आता है। अब R21 वैसे तो एक वेक्टर होता है, लेकिन वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसका मापांक लेते हैं। सर ये तो एक वेक्टर है, हाँ हाँ बिल्कुल है, तो इसका मापांक का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे इसका? क्योंकि मापांक लेोगे ना तभी ये R21 का मापांक लेने के बाद ही ये R21 बनेगा, क्योंकि मापांक लेते ही दिशा हट जाएगी, दिशा हटते ही ये बच जाएगा R21 और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो गया R21 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपको। अब देखो ये तो हो गया इसका नॉर्मल रूप। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सर यहाँ वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं। तो सर यहाँ वेक्टर किस पे लगाएं? यहाँ तो सर वेक्टर लगाएं या नहीं लगाएं? यहाँ पर तो वेक्टर है, तो बेटा मैं बताऊं ये वेक्टर तो है, मान ली बात, लेकिन इसका क्या लिया हुआ है? दोनों तरफ मापांक लिया हुआ है और फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, इसलिए मापांक लेते ही ये दिशा हट जाएगी, इसलिए इस दिशा का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ ये पूरा मामला अदिश बन गया। इसको वेक्टर बनाने के लिए आर कैप लगाना पड़ेगा सर आपको। क्या लगाना पड़ेगा? आर कैप, जो हम पहले से पढ़ रहे थे कि आर कैप लगा दिया। अब देखो ये 2 1 है लिखा है, इसको 2 1 लिखा है, तो इसको भी मैं 2 1 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2 1। तो F21 का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R21 मापांक का स्क्वायर और R21 कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ इस बल की बात करते हैं। ये सदिश रूप है। सदिश का मतलब ये हो गया कि ये जहाँ बल की, अब यहाँ सदिश राशि बल है तो यहाँ सदिश राशि कौन है? ये एकांक सदिश है, दोनों तरफ बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इसकी दिशा और इन दोनों की दिशा समान है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ F21 की या यहाँ R21 कैप की दिशा F21 की दिशा में है, यानी इस एकांक सदिश की दिशा और बल की दिशा दोनों समान हैं। अब ये बल की दिशा है क्या, उसके लिए आपको डायग्राम में ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इसके ऊपर। क्या चीज़ बता रहा हूँ? कौन सा चार्ज बल लगा रहा है? पहला चार्ज किस पे लगा रहा है? दूसरे पे बल लगा रहा है। अब पहला दूसरे पे धक्का देगा। कूलाम बल एक ऐसा बल है जिस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी केंद्रीय बल की कैटेगरी में हम इसको लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, पहला आवेश दूसरे पे जब बल लगाएगा तो पहला आवेश दूसरे पे बल ऐसे लगाएगा क्या? अब ऐसा नहीं है कि सर इधर उधर फेंक दिया, नहीं, ये जो मिलाने वाली रेखा है इनके अनुदिश बल लगेगा, यानी पहला आवेश दूसरे आवेश पे बल ये लगा रहा है, यानी F21 की दिशा ये है। 2 पर 1 के कारण बल, 2 पर 1 के कारण बल। अब 2 पर पहला बल इधर लगाएगा, नहीं समझे क्या बात मेरी? ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, बल कौन लगा रहा है? पहला आवेश किस पर? दूसरे पर धक्का देगा, प्रतिकर्षण होगा, कहाँ लगेगा? ये नीचे की ओर, इस प्रकार, ऐसे ऐसे, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब ये हो गई बल की दिशा। अब ये जो बल की दिशा है ठीक उसी दिशा में अपना R21 कैप होगा। दिख तो रहा होगा आपको, ये जो बल की दिशा है उसी दिशा में R21 कैप होगा। ये बात मैंने लिखी है, जो F21 की दिशा है वही R21 की दिशा है, और ये दिशा है क्या? अर्थात Q1 आवेश Q1 से आवेश Q2 की ओर। ठीक है, इसकी दिशा क्या है? Q1 से 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर इन दोनों की दिशा है, और यही दिशा यहाँ पर मैंने बनाई है। ठीक है, ये चीज़ है, यानी R21 कैप की दिशा भी यही रहने वाली है 1 से 2 की ओर, और बल की दिशा भी यही रहने वाली है 1 से
टू की ओर। ठीक है, ये हो गया अपना पहले आवेश यानी एक बल की बात हो गई। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इसको मैं पूरा कवर करके समीकरण नंबर 1 मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी। अब पहला एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये पहले आवेश के कारण यानी 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल हो गया। इसी प्रकार मैं क्या पढ़ूंगा, 2 के कारण, अब इसका उल्टा करना है आपको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट हो गया इसका। समीकरण 1 तो अपने को रखनी पड़ेगी और ये जो मेन थ्योरी है वो मैंने यहाँ से हटा दी है, तो आपने नोट्स में ध्यान रखना है। बाकी मैं यहाँ एक लाइन और लिख रहा हूँ। अब इसका उल्टा कर दो। अब भाई पहला आवेश दूसरे पे बल लगाता है, तो इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला कूलाम्ब बल। अब देखो उल्टा कर दिया मैंने। भाई जब दूसरे पे पहला बल लगा रहा है तो पहले पे दूसरा बल नहीं लगाएगा, उस बल को क्या कहूंगा, F12। 1 पर 2 के कारण, Q2 के कारण Q1 पर, 1 पर 2 के कारण वैल्यू 1/4πε0, वही Q1 Q2। यहाँ आएगा R² आता है तो 12 है तो 12 आ जाएगा। सर R12 तो सदिश है, तो सदिश का स्क्वायर करने के लिए मापांक का स्क्वायर करना पड़ेगा, सेम प्रॉपर्टी। डॉट, अब ये वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ R कैप लगाएंगे और यहाँ R कैप क्या आएगा, 12 कैप आएगा। जब ये 12 ये 12 तो ये 12, समीकरण नंबर 2। जहाँ R12 कैप की दिशा क्या होगी बताओ, F12 सदिश की दिशा में है। अर्थात अब डायरेक्शन देखेंगे डायग्राम से, सेम चीज है, बस चेंज कर दिया मैंने। जैसे यहाँ लिखा था 21 की दिशा F21 की दिशा में है, उसी प्रकार 12 की दिशा भी 12 की दिशा में है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस चीज को अच्छी तरीके से नोट करने के लिए अभी आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो, देखो कि ये दिशा है क्या। इस दिशा का पता कैसे चलेगा, इस दिशा का पता लगाने के लिए अपने काम करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि दूसरा पहले पे बल लगाएगा, दूसरा कहाँ लगाएगा, पहले पे बल लगाएगा, तो दूसरे के कारण पहले पे जो बल लगेगा ये बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा पहले पर ऊपर की ओर धक्का देगा, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी 1 2 डायरेक्शन। ठीक है, और जो ये डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में R12 कैप होने वाला है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा अपना R12 कैप हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, इसी डायरेक्शन में अपना क्या हो जाएगा, ये R12 कैप हो जाएगा। अर्थात इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अर्थात आवेश Q2 से आवेश Q1 की ओर, ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर डायरेक्शन हो जाएगी। जस्ट उसका उल्टा लिखना है। अब ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। देखो ये मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार दोबारा देखना ये चीज़ें सारी आप लोग, जब एक बार वीडियो देख लेना तो उसके बाद में ये चीज़ें दोबारा नोट करना। डायरेक्शन क्या है, अभी फिलहाल मैं प्रतिकर्षण की बात कर रहा हूँ। पहले आवेश ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया, दूर धक्का दे दिया, तो दूसरा आवेश भी पहले को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये आवेश इसको भी धक्का देगा, तो ये धक्का कहाँ देगा, दूर देगा। सर दूर धक्का इधर उधर भी दे सकता है, तो मैंने बार बार कहा ये कौन सा बल है, सर कूलाम्ब बल है। और कूलाम्ब बल केंद्रीय बल है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो अनुदिश की बात करें ना तो इसकी दिशा ऐसे ऊपर की ओर होगी, इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। समझ गए बात मेरी। और ये एकांक सदिश क्यों लगाते हैं, इसके लिए मैंने आपको वैसे आते आते भी ये फॉर्मूला भी बताया था कि जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर बनाने के लिए एकांक सदिश लगाते हैं। ठीक है, ये बीच की दूरी होती है। अब बीच की दूरी सर दोनों में इक्वल है। अब अकेला दूरी होती है ना तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दूरी का स्क्वायर है। ठीक है, R स्क्वायर होता है ना कूलाम्ब बल में, तो सदिश के मापांक का स्क्वायर करना पड़ता है अपने को। और मापांक लेते ही ये डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, चाहे 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, मापांक में बीच की दूरी का परिमाण आता है, और बीच की दूरी के परिमाण का स्क्वायर, बीच की दूरी के परिमाण का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो आपके सामने ये दोनों समीकरण जब आ चुकी हैं, अब देखो मैं यहाँ
यहाँ से ये दो समीकरण ही रखूँगा, बाकी मैं ये थ्योरी यहाँ से हटा रहा हूँ। इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना बेटा, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, बाकी थ्योरी आपने नोट कर लिया हो तो हटा दूँ इसको। अब देखो यहाँ से इस थ्योरी को भी हटा देता हूँ और इस थ्योरी को भी हटा देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। बस यही दो चीज़ मैंने आपके सामने, एक तो ये वाली बात और एक ये वाली बात। एकांक सदिश क्यों लगाया आपको पता है, बस इसकी दिशा और इनकी दिशा समान होने वाली है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो सदिश बनाता है इसको। ये चीज़ सारी अदिश हो जाती है, ये सारी अदिश होती है, ठीक है। अदिश की वजह से ये सदिश नहीं बन पाता, इसको सदिश बनाने के लिए यहाँ आर कैप से गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ एक बात बताओ सर, यहाँ R12 लिखा है आपने और उसका मापांक लिया है, और एक लिखा है R21 और उसका भी मापांक ले रखा है, और फिर स्क्वायर कर रखी है। हाँ भाई कर रखा है मैंने, ये R12 है ना, इसके मापांक का स्क्वायर किया हुआ है, और ये R21 है, इसके भी मापांक का स्क्वायर किया हुआ है। तो R12 का मापांक और R21 का मापांक इक्वल है। ये R12 और R21 जो मैंने शुरू में चर्चा की थी, ठीक है। R12 और R21 क्या है, दोनों के बीच का विस्थापन सदिश है, ये दूरी है। अब इन दूरियों की डायरेक्शन तो वैसे अलग अलग है, 12 का मतलब 1 से 2 की ओर, 21 का मतलब 2 से 1 की ओर। वीडियो के स्टार्टिंग में, टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई है। लेकिन जब इनका मापांक लिया जाता है तो मापांक में क्या होती है, ऊपर नीचे ये डायरेक्शन नहीं देखी जाती, मापांक में बीच की दूरी आती है, ठीक है। जैसे हम दो सदिश लेते हैं तो बीच की दूरी की बात करते हैं। आई बात समझ में, जैसे ये 2 पॉइंट हो गए, ये ए है और ये बी है, और ये इन दोनों के बीच का कोई सदिश है। अब इस सदिश को आप ए से बी की ओर लिख रहे हो तो इसको ऐसा लिख दो, RAB वेक्टर। अब एक बच्चे ने कह दिया सर मैं तो इसको B से A की ओर लिखूंगा, तो वो इसी डायग्राम को ऐसे लिखेगा। सर B से A की ओर लिखें तो इसको लिखना पड़ेगा RBA वेक्टर, ठीक है। ये B से A की ओर है और ये A से B की ओर है। लेकिन मैं एक बात पूछूं आपसे, ठीक है, A से B की ओर जा रहे हो तो इधर जा रहे हो, B से A की ओर आ रहे हो तो इधर आ रहे हो, लेकिन जब बात की जाए वैल्यू की यानी परिमाण लिया जाए, तो जब इनका मापांक लिया जाए तो चाहे आप किसी दिशा में चले जाओ, आपको वैल्यू बराबर तय करनी पड़ेगी, चाहे इधर से इधर चले जाओ, चाहे इधर से इधर चले जाओ, तो मापांक में दिशा हट जाती है। वही बात मैंने यहाँ बताई है, R12 और R21 कैप जो है वो उनके मापांक एक दूसरे के इक्वल है। फिर नंबर 2 बात आपसे मैं ये पूछूं, तथा एक चीज आ रही है 1-2 कैप और एक चीज आ रही है 2-1 कैप, ठीक है। ये चीज देखो, नोट करो, 2-1 कैप और 1-2 कैप आपके रजिस्टर में नोट किए हुए हैं, ये 2 डायरेक्शन है, और वैसे चित्र में भी बना रखी है, ये 1-2 कैप 2-1 कैप है और ये 1-2 कैप है, एकांक सदिश है। सर एकांक सदिश की वैल्यू तो बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है। ये भी एकांक सदिश है, इसकी भी वैल्यू 1 है, ये भी एकांक सदिश है, एकांक सदिश की वैल्यू 1 होती है। लेकिन बेटा ये वेक्टर फॉर्म में देखो, यहाँ तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में नहीं थे क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ था, इसलिए मापांक लिया था, लेकिन यहाँ ये भी वेक्टर फॉर्म में है और ये भी वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म की बात करो तो इसका रिजल्ट भी 1 है, इसका रिजल्ट भी 1 है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए वेक्टर फॉर्म में यहां जब इनको यूज में लेऊंगा तो 1-2 की जगह माइनस यूज में लेऊंगा, क्योंकि माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि सर 1-2 कैप की डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो 2-1 कैप की डायरेक्शन नीचे की ओर है। अर्थात ये एकांक सदिश है, ये भी एकांक सदिश है, दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन डायरेक्शन एक की ऊपर है और एक की नीचे है। अभी बच्चे कई बार कंफ्यूजन इस टॉपिक में इस वजह से होते हैं कि सर यहाँ पर भी तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, 1-2 और 2-1 की, लेकिन बेटा अपोजिट थी, मान रहे हैं हम बात, लेकिन यहाँ 1-2 सदिश और 2-1 सदिश का मापांक लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? मापांक लिया जा रहा है, और जब मापांक लेते हैं ना तब उनकी डायरेक्शन हट जाती है। बार बार कह रहा हूं मैं, क्योंकि किसी भी सदिश का जब वर्ग करना हो तो उसके मापांक का वर्ग करना पड़ेगा अपने को, तो ये मापांक लेकर उसका वर्ग किया जा रहा है। यहां पर देखो डायरेक्ट वेक्टर है, न तो इसका मापांक लिया जा रहा, सिर्फ वैल्यू ली जा रही है, सॉरी पूरा वेक्टर फॉर्म ही लिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन वेक्टर फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म के अंदर R12 और R21
इन वैल्यू के अंदर तो ये इक्वल है, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, बट इन डायरेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, इन दोनों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देन ये जो दोनों एकांक सदिश हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ गए बात मेरी? क्योंकि 1 2 और 2 1 की दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जब डायरेक्शन साथ में ली जाए तब माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब बताओ, एक काम करता हूं, ये मान समीकरण 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि अभी ऊपर पड़ी हुई है समीकरण 2 तो आराम से रख सकते हैं। चलो रखते हैं, क्या आता है देखो। यह आ गया सर, F12 वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ क्या है, R12 है। 1 2 की जगह 2 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं है सर, इक्वल है, मापांक लिया हुआ है, मोड कंडीशन में इक्वल होगा, तो 1 2 की जगह लिख दिया R21 का मोड। R12 मोड की जगह क्या रख दिया, R21 का मोड और स्क्वायर। समीकरण 2 में रख रहा हूं मैं ये मान, 1 2 की जगह क्या रख दिया, R21 मोड डॉट, यहाँ क्या है सर 1 2 कैप है, 1 2 कैप की जगह ये लिख देता हूं माइनस R21 कैप। बोलो लिख सकता हूं क्या सर? दोनों वेक्टर वैल्यू में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया, और 1 2 की जगह -21 हम यूज में ले सकते हैं। अगर ऐसा लिख दोगे तो इस सूत्र को मैं माइनस बाहर निकाल दूं यहाँ से, तो ये सूत्र बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R21 कैप। नहीं समझे बात मेरी? ये चीज़ बच गई। और समीकरण 1 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो आप देखो समीकरण 1 यहाँ पर मैंने रखी हुई है बचाकर। समीकरण अगर 1 से अगर आप देखोगे तो हम निकाल तो रहे हैं 1 2 की वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं? F12 ही तो निकाल रहे थे, माइनस का चिन्ह। अगर मैं यहाँ से ये चीज़ देखूँ तो ये समीकरण 1 का मान है। देखो समीकरण 1 इज इक्वल ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 के मापांक का स्क्वायर डॉट R21 कैप, और सेम चीज़ ये यहाँ पड़ी है। इसका मतलब इसकी जगह मैं रख सकता हूँ F21 वेक्टर। बताओ रख सकता हूँ क्या? F21 वेक्टर इसकी जगह रख सकता हूँ। तो कूलाम नियम से ये बात भी जाहिर होती है बेटा कि कूलाम नियम से इस बात के अंदर अपने को जानकारी प्राप्त हुई है कि पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगा रहा है, दूसरा आवेश पहले पर भी उतना ही बल लगाएगा। यानी दोनों आवेश के कारण एक दूसरे पर जो बल लग रहे हैं उन बल की वैल्यू बिल्कुल समान है, समान बल लग रहे हैं, लेकिन माइनस चिन्ह आया है, वेक्टर फॉर्म है। माइनस चिन्ह किसको बताता है? दिशा को। ये इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बल तो समान है लेकिन दोनों बलों की दिशा विपरीत है, जो कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो। एक बल तो ये लगा था जिसकी दिशा इधर थी, एक बल ये लगा रहा था जिसकी दिशा ऊपर की ओर थी। तो बल इक्वल लगेंगे लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? अपोजिट होगी। ये कूलाम नियम के सदिश रूप में आपको बताना है। और इस रूप को देखकर आपके दिमाग में एक बात ये भी तो आ रही होगी कि सर इसको देखकर तो ये लग रहा है कि क्या कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की भी पालना कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तीसरे नियम की पालना इसलिए कर रहा है क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का जो तीसरा नियम है, अगर ये पूछा जाए तो आपको यही कंडीशन लिखनी है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, उसके अनुसार ये नियम यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है कि कोई वस्तु पहले पर जितना बल लगा रही तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में। तो इससे बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी लागू होता है। चलिए इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब कई बार ये पूछा जाता है, एक हेडिंग डालो, बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल, कूलाम बल यही विद्युत बल, बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल तथा अध्यारोपण सिद्धांत कह दो। बहुत ही सिंपल चीज है, अध्यारोपण सिद्धांत। एक बात बताओ, बहुल का मतलब बहुत सारे। आपको यहाँ तो अभी हमने कितने आवेश लिए थे सर? 2 आवेश लिए थे। दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अभी हम क्या लेंगे? बहुत सारे आवेश लेंगे, निकाय के अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे, वो चार्ज किसी एक बिंदु पर बल लगाएंगे या किसी एक फिक्स पॉइंट पर बल लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, अभी हमारे पास ये निर्देश तंत्र लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत यही होता है।
अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसे अमूमन जहाँ कहीं पर भी अध्यारोपण के सिद्धांत के संबंध में आप कोई बात पढ़ो, वैसे बता देता हूँ, ध्यान से सुनना जो भी, क्योंकि बहुत जगह काम आएंगी ये चीज़ें। अध्यारोपण का मतलब यही होगा कि कई चीज़ें एक साथ मिलकर किसी एक बिंदु पर परिणामी प्रभाव दर्शाना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, मान लो हम किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, जैसे मान लो एक बस है, बस को हमें धक्का लगाना है, तो बस को धक्का लगाने के लिए जैसे 15 आदमी लगे हुए हैं, तो 15 आदमी में से जैसे मान लो कई आदमी मेरे जैसे हट्टे कट्टे हैं, ठीक है, वो धक्का लगा रहे हैं, कई आदमी ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब दुबले पतले हैं, वो भी धक्का लगा रहे हैं, और मान लो उन 15 में से 2-4 लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी धक्का लगा रहे हैं। अभी आप क्या देखोगे कि उस बस को धक्का लगाने के अंदर बहुत सारे व्यक्ति, मतलब 15 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ मतलब ज़्यादा धक्का लगा रहे हैं, कुछ मध्यम यानी बीच का धक्का, मतलब कहने का अर्थ है कुछ न तो ज़्यादा धक्का लगा पा रहे हैं, न कम धक्का, मतलब मीडियम साइज का धक्का लगा रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उसके अंदर जो मतलब छोटे बच्चे हैं, वो भी धक्का तो लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत धक्का वो बच्चे भी लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि बस पर जो धक्का लग रहा है वो ओवरऑल धक्का लगेगा, यानी बस पर जो लगने वाला कुल परिणामी जो धक्का है वो उन सभी के जो 15, चाहे वो कोई भी हो, 15 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, उन सभी द्वारा लगाए गए बल के योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण सिद्धांत होता है। मतलब जब कई चीज़ें आपस में मिलकर किसी एक चीज़ पर परिणामी प्रभाव से काम करेगी तो उस वस्तु पर ओवरऑल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यही अध्यारोपण होता है। यही क्या होता है? अध्यारोपण होता है। समझ जाओगे बात मेरी? इसी प्रकार ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो इस अध्यारोपण को सिद्धांत को हम यहीं इसी पॉइंट्स के अंदर समझ लेंगे। बाकी आपको बता देना चाहूँगा, जैसे मान लो मेरे पास एक चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है जिसका नाम क्यू नोट है। जिसका नाम क्या है? क्यू नोट है। ये कोई विशेष चार्ज है, एक स्पेशल चार्ज है। वैसे इस नाम को भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। ये एक विशेष चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है, मान लो ये वो बस है जो यहाँ पर खड़ी है, ये क्यू नोट चार्ज है, ठीक है, स्पेशल चार्ज है। ये ध्यान देना बेटा इस चीज़ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ये एक स्पेशल चार्ज है अपना क्यू नोट, ठीक है, जिसका मैं कह देता हूँ ये हो गया अपना स्थिति सदिश। ये स्थिति सदिश हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया आर नोट वेक्टर, ठीक है। अभी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, तो क्यू नोट एक विशेष आवेश हो गया। मैं इस पे बल निकालूंगा, जिस पर आप बल निकाल रहे हो वो आपके लिए स्पेशल चार्ज हो जाएगा। मैं इस क्यू नोट पर बल निकाल रहा हूं। मान लो निकाय के अंदर एक आवेश है Q1, ये यहां पड़ा हुआ है, जिसका स्थिति सदिश है R1, ठीक है, ये Q1 चार्ज है। आई बात समझ में? ये निकाय में कोई चार्ज है Q1 और ये अपना स्पेशल चार्ज है। ध्यान रखना, ये अपना क्या है? स्पेशल चार्ज है, यानी मेरे को इस पे बल निकालना है। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। चलिए जी, फिर मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज और है जिसका नाम मैं कह देता हूँ, जैसे सपोज ये मेरा चार्ज है एक, यहाँ लिख देता हूँ, चलो उसका नाम मैंने दे दिया Q2 चार्ज। क्या नाम दे दिया? Q2 चार्ज दे दिया। ये भी इस निकाय में स्थित है और इसका वेक्टर है R2 वेक्टर, ठीक है। तो अध्यारोपण सिद्धांत में क्या चीज़ आएंगी वो बताऊंगा, अभी ध्यान से समझना। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ रही हुई आराम से। इसको मैंने क्या लिख दिया? पहले का तो स्थिति सदिश R1, दूसरे का R2, और जो अपना स्पेशल चार्ज है उसके लिए R नोट मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब एक बात बताओ, ऐसे 1 2 3 4 5 बहुत आवेश है इसके अंदर। बहुल आवेश का मतलब बहुत सारे आवेश हैं। अब मैं एक चार्ज और ले लेता हूँ, जैसे सपोज मेरे पास एक चार्ज और है, उसका नाम मैं दे देता हूँ, कहाँ ले लूँ? यहाँ ले लेता हूँ या यहाँ ले लेते हैं, चलो। उसका नाम है Qn आवेश। कौन सा आवेश है? Qn आवेश है। और इस Qn आवेश का जो स्थिति सदिश है वो लिख देता हूं मैं Rn वेक्टर, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे वेक्टर हैं, बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और लास्ट कौन सा है? Qn आवेश है। समझ गए? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, माना निकाय में आवेश Q0, Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn स्थित है, जिनके स्थिति सदिश क्रम से बताओ क्या है? स्थिति सदिश
क्रमशः आर नोट वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और Rn वेक्टर है। ठीक है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। तो अभी हम विशेष अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण सिद्धांत अनुसार, अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि निकाय में स्थित किसी विशेष, कोई एक विशेष आवेश लेना आपको, किसी विशेष आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी विद्युत बल, कुल परिणामी विद्युत बल, विद्युत बल का मान, कुल परिणामी विद्युत बल का मान उस विशेष आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। वैसे तो ये बात आप समझ चुके होंगे जैसे ही मैंने यहाँ लिखा है, बाकी क्योंकि अभी मैंने जो उदाहरण बताया था एक बस वाला उदाहरण, वो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता था, इसलिए मैंने वो उदाहरण बताया। सदिश योग यहाँ नाम दिया। देखो एक तो होता है साधारण योग होता है, एक तो साधारण योग होता है, जैसे 2 3 5 अगर अपने को जोड़ना है तो वो तो साधारण योग होता है। यहाँ ये साधारण योग नहीं है, यहाँ पर ये जो योग किया गया है ये सदिश योग किया गया है। सदिश योग क्या होता है? जिसमें दिशा को भी आपको साथ साथ महत्व देना है। सदिश योग सदिश राशियों के अंदर होता है और सदिश योग नियम की पालना सदिशों में ही होती है और सदिश योग के लिए आपको परिणामी वगैरह निकालना पड़ता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब सदिश राशि हो ना तो उनका साधारण योग नहीं करना है कि सीधा जोड़ दिया 2 2 4 4 3 7 ऐसे अपने जोड़कर परिणामी बल निकाल लिया। नहीं, सदिशों के अंदर सदिश योग होता है। सदिश योग का मीनिंग होता है जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के लिए आपको परिणामी निकालना पड़ेगा। ये कितना परिणामी बना रहा है और परिणामी कैसे निकालते हैं ये मैंने शुरुआत वाले सदिश वाले वीडियो थे उनमें आपको समझाया था, वहाँ से वो वीडियो देखें। और अगर वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है तो जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। तो सदिशों में दिशा निकालकर परिणामी निकालना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया कि किसी एक विशेष आवेश, अभी फिलहाल हमारा विशेष आवेश कौन है? क्यू नोट। और विशेष आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल, क्योंकि इस क्यू नोट पर सारे चार्ज बल लगाएंगे, पहला भी बल लगाएगा, दूसरा भी बल लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा, चौथा भी लगाएगा, पांचवा भी लगाएगा, ऐसे एनवा आवेश भी बल लगाएगा। तो लगने वाला कुल परिणामी बल क्या कहता है? लगने वाला कुल परिणामी विद्युत बल का जो मान है उस पर अलग अलग आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों का मतलब पहला कितना बल लगा रहे हैं, दूसरा कितना बल लगा रहा है, तीसरा कितना बल लगा रहा है, चौथा कितना बल लगा रहा है, उन सभी आवेशों के बल को, अलग अलग बलों को अगर जोड़ दोगे तो वो जो जोड़ आएगा वो कुल परिणामी बल कहलाएगा। अर्थात इस चीज़ को आप स्टेटमेंट के रूप में ये लिख सकते हो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एफ, स्टेटमेंट मैंने बता दिया, एफ नोट सदिश होगा इसलिए सदिश का एफ नोट पर परिणामी बल, ये परिणामी बल हो गया। कैसे सर? 0 पर 1 के कारण, F0 पर 2 के कारण, F0 पर 3 के कारण लगने वाले, इस प्रकार F0 पर nवें आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी इस 0 आवेश पर टोटल बल 1 के कारण लगने वाला बल प्लस 2 के कारण लगने वाला बल प्लस 3 के कारण, इस प्रकार सभी बलों के योग के यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ये हो गया इसका अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, अब इस बल की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने। तो मैं ये थ्योरी हटाऊंगा, यहाँ से ध्यान देना, ये थ्योरी हटाऊंगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा हो रहा है लेकिन इस टॉपिक को मैं यहाँ ख़त्म करवा देता हूँ आपको। चलिए, अब क्या कहता है ये अध्यारोपण सिद्धांत, एक बार फिर लिख देता हूँ ये बात मैं यहाँ पर। एफ नोट इज इक्वल F01, F02, F03, F04, F0n। अब देखो इन बल का मान निकालना है। देन एफ नोट इज इक्वल
F01 0 और 1 के बीच में बल, यह आ जाएगा 1/4πε0 Q0 Q1, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, ये ना 0 और ये 1, ये हो गया Q01। और इसके बीच की डिस्टेंस क्या लिखूं फिर मैं, R01 लिख दूं, क्योंकि 0 1 लिख रहे हो तो इसको R01 लिख दो। तो यहाँ आ जाएगा R01 के मापांक का स्क्वायर डॉट R01 कैप। देखो F01 है तो यहाँ R01, F01 तो यहाँ R01 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, अभी पढ़ा हमने सदिश रूप, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बात लिखी है। फिर F02 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q0 और Q2। अब देखो ये 0 ये 2 ये आ गया F02, 0 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ R02, ठीक है। तो यहाँ जाएगा R02 के मापांक का स्क्वायर और R02 कैप चलता जाएगा। फिर 1/4πε0 0 और n, Q0 और Qn के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा R0n के मापांक का स्क्वायर और R0n कैप। देखो ये Q0 ये Qn, ये हो जाएगा R0n वेक्टर। समझ गए बात मेरी। तो 1 और 0 के बीच में, Q0 और Q1 के बीच में R01, Q0 और Q2 के बीच में R02, ऐसे ही 3 के बीच में R03, R04 और n के बीच में R0n आ जाएगा। बाकी वेक्टर फॉर्म हम लिखते आ रहे हैं, डॉट डॉट लगाकर मैंने लास्ट पद तक ये पूरा टर्म्स यहाँ पर नोट कर दिया। अगर इनकी डायरेक्शन की बात करें, देखो बल किस पे लग रहा है, 0 पे लग रहा है। पहले कौन बल लगाएगा, 1 लगाएगा, तो Q1 के कारण लगने वाला बल ये हो जाएगा F01 वेक्टर, 1 के कारण 0 पर लगने वाला बल, ठीक है। दोनों क्रिया रेखाओं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो अभी 1 लगा रहा है किस पे, 0 पर, तो 1 के कारण 0 पर बल F01, 2 के कारण 0 पर F02, ठीक है, 2 के कारण 0 पर F02 और 3 के कारण ऐसे आ जाएगा और n के कारण 0 पर F0n। ये डायरेक्शन हो गई। सर क्या आपने तो अभी ये कहा है कि 1 0 पे बल लगा रहा है, 2 0 पे लगा रहा है, 3 0 पे लगा रहा है, 4 0 पे लगा रहा है, क्या 0 बल नहीं लगा रहा कि किसी पर, ये Q0 बल नहीं लगा रहा, ये भी लगाएगा बल। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर इसको साइलेंट रखा है कि भाई तू चुप रहे, तेरे को कुछ नहीं करना है, हम तेरे पर अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसको विशेष आवेश नाम दिया है मैंने Q0 को, ठीक है। इसको आगे हम परीक्षण आवेश भी नाम देंगे, यानी ये हमने अध्ययन के लिए अपनी तरफ से सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है बेटा। अब देखो ये टोटल बल आ गया, ये अध्यारोपण सिद्धांत। अब इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, F0 वेक्टर। क्या देखो जब भी ऐसे कई टर्म्स बन जाती है ना, तो उनको छोटे रूप में लिखने के लिए उसका समेशन रूप बनाया भी जाता है। तो समेशन रूप बनाओ ना, तो आप एक काम करो, समेशन लगा दो 1/4πε0। देखो सब में आ रहा है 1/4πε0, पहले पद में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी आएगा, चौथे में भी आ रहा है। फिर देखो सब में Q0 भी आ रहा है, सब में Q0 आ रहा है। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आएगा, फिर लास्ट में n है, तो उसकी जगह लिख दो QI। क्या लिख दो, QI, ठीक है। यानी I का मान, सर I का मान शुरू होगा 1 से और कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और n के लिए n आ जाएगा। नीचे है R01, R02, R03, R04 ऐसे आ रहा है ना, तो उसको लिख दूंगा R0I और यहाँ आ जाएगा R0I का कैप। ये हो जाएगा इसका मतलब, इसका अपने समेशन रूप में या छोटे रूप में ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो ये जो कांस्टेंट है ना, जो नहीं चेंज हो रहे हैं, उनको बाहर भी निकाल सकते हो। जैसे Q0 सब में आ रहा है, 1/4πε0 सब में आ रहा है, इसको बाहर रख दो। यहाँ बच जाएगा QI, R0I कैप। कैसे, 1 रखते हैं तो ये टर्म्स बन जाएगी, चेक करो। I की जगह 1 रखो, यहाँ पर 1 रखते ही ये पूरा पद बन जाएगा। ये समेशन की वजह से प्लस आ जाएगा। I की जगह 2 रखो, ये पद बन जाएगा। समेशन की जगह प्लस रख देना। I की जगह 3 रखोगे, तीसरा वाला पद बन जाएगा। 4 रखोगे, चौथा पद बन जाएगा। और I की जगह लास्ट में n रखोगे तो ये पद बन जाएगा। ये होता है अध्यारोपण सिद्धांत, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को समझना अच्छी तरीके से, सिंपल है, ज़्यादा इसमें हार्ड वाली कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे और देखेंगे। और ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये चीज़ें 1-2 जगह आपके बार बार काम आएंगी, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।